इन्फोसिस के संस्थापक द्वारा दिए बयान में कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है को लेकर आलोचना होनी शुरू हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो क्योंकि भारत में 90% मजदूर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इन मजदूरों, किसानों और दिहाड़ीदार लोगों की मासिक आमदनी 10,000 रुपये से भी कम है। भारत के अमीर और ज्यादातर हाई मिडिल क्लास के चिंतन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके कल्पना लोक में महज भारत के 10% लोग बसते हैं। 90% आम भारतीय उनके कल्पना लोक में शामिल ही नहीं होते हैं। अगर वह 90% भारतीयों को भी अपने कल्पना लोक में शामिल करते तो वह समझ पाते कि देश की तरक्की का नाम लेकर जो वह बोल रहे हैं, कर रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं, उसमें कितनी ऐसी बातें हैं जो देश के नाम पर की गई कितनी गलत बातें हैं। अब इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का ही बयान सुन लीजिए। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के ही बोर्ड मेंबर रहे मोहनदास पाई को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत की वर्क प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। हम वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना उन देशों से आगे नहीं निकल सकते हैं जिन्होंने काफी तरक्की की है। मेरा युवाओं से निवेदन है कि वह कहें कि यह मेरा देश है, मैं सप्ताह में 70 घंटे काम करूंगा। इस बयान को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। आंकड़े, तथ्य और तार्किक जीवन शैली के आधार पर उनकी बात गलत कैसे है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा साधारण तरीके से बस एक बार सोच कर देखिए कि अगर श्रीमान नारायण मूर्ति जी भारत के ज्यादातर कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हो, खेतीहर किसानों और औरतों की दिनचर्या को अपनी कल्पना लोक में जगह दी होती तो क्या वह ऐसे ही कहते? क्या उनका जीवन चिंतन ऐसे ही बनता? क्या वह ऐसे ही बयान देते? भारत में करीब 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत सरकार की ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 28 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हुए तो आंकड़ा निकल कर आया कि इनमें से 94% की महीने की आमदनी की आय 10,000 रुपए या इससे कम है। असंगठित क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों की कभी जीवन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर हफ्ते में 6 या 7 दिन काम करते हैं और हर दिन तकरीबन 10 घंटे काम करते हैं। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो किसी ढाबे पर जाकर वहां काम करने वाले मजदूरों से पूछिए कि वह दिन भर में कितने घंटे काम करता है। बिस्तर के नाम पर ढाबे के ही किसी कोने पर बिछाई गई चादर पर वह कितने घंटे सोता है। अगर आप खाते पीते या खाते घर से हैं तो तय है कि आपके भीतर की संवेदनशीलता एक बार करा उठेगी कि इसी देश में कुछ लोगों को कितने अमानवीय हालात में कितना ज्यादा काम करना पड़ता है और कितना कम पैसा मिलता है। ठीक ऐसे ही आप भारत के 86% किसानों के बारे में सोचिए जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है। सोचिएगा कि वह अपनी जिंदगी चलाने के लिए कितना घंटा खेत में और कितना घंटा खेत से बाहर की दुनिया में काम करते हैं और वह कितना कमाते हैं। कृषि में करीबन 45% वर्कफोर्स काम करता है, हाड़तोड़ मेहनत करता है, मगर कमाई इतनी कम होती है कि जिंदगी चलाने के लिए कृषि क्षेत्र से बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद भी इनकी भारत की कुल जीडीपी में हिस्सेदारी 15 से 17% के आसपास बनी रहती है। मतलब कृषि क्षेत्र के लोग घंटों काम करते हैं मगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि श्रीमान नारायण मूर्ति जब देश की तरक्की पर अपना विचार रखते हैं तब उसमें कृषि क्षेत्र में शामिल 45% लोगों की हाड़तोड़ मेहनत को नहीं शामिल करते हैं। अपने जीवन चिंतन के कल्पना में 45% किसानों को शामिल नहीं करते हैं। इस तरह से सोचते चले जाइए। अगर आपको ठीक ठाक अंदाजा हो गया है तो आप समझ पाएंगे कि श्रीमान नारायण मूर्ति की बात पहले ही नजर में जमीनी हकीकत से कितनी दूर नजर आती है। और अगर आप औरत हैं और अपने शहर के कामकाजी औरतों से लेकर गांव देहात की औरतों को दिन भर काम करते हुए आपने देखा है तो आप नारायण मूर्ति के सामने खड़े होकर कह सकती हैं कि आप सरासर गलत बात कह रहे हैं। यह तो वह सारी बातें हो गई जो यह बताती है कि अगर नारायण मूर्ति ने देश की तरक्की की सलाह देने से पहले देश के सभी लोगों के बारे में सोचा होता तो 70 घंटा काम करने की बात भी ना करते। अगर 10% की जगह 100% भारतीयों से नारायण मूर्ति का कल्पना लोक बनता तो यह कहते कि इस देश की आर्थिक नीतियां चंद अमीरों, मिडिल क्लास, कुतार्किक रायशुमारी और नेताओं के गठजोड़ से बनने वाली 10% लोगों के गठजोड़ में सिमटकर रह गई है। इनके अलावा ज्यादातर लोग बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर वाकई श्रीमान नारायण मूर्ति के जीवन चिंतन में देश के नाम पर भारत के सभी लोगों की तरक्की बसती तो वह कहते कि उन आर्थिक नीतियों को खत्म किया जाए जिनमें मुट्ठी भर लोग अनर्गल पैसा कमाते हैं और भारत के ज्यादातर लोग गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों को भी नहीं जुटा पाते हैं। अब थोड़ा आंकड़ों के आधार पर श्रीमान नारायण मूर्ति की बातों को तौलते हैं।
लोगों को कितना घंटा काम करना चाहिए, यह बात तकरीबन 100 साल पहले तय हो गई थी। साल 1921 में हुई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के मुताबिक हफ्ते भर में 48 घंटे काम करने का मानक निर्धारित किया गया था। साल 1935 आते आते दुनिया के पश्चिम देशों ने हफ्ते भर में काम करने के घंटे को कम करके 40 घंटे कर दिया, मगर भारत ने अब भी 48 घंटे की सीमा निर्धारित की है। जहां तक इस प्रश्न का जवाब है कि औसत भारतीय कितना घंटा काम करता है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अप्रैल 2023 के आंकड़ों के मुताबिक एक भारतीय हफ्ते भर में करीब 48 घंटे काम करता है। काम के घंटे की रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो भारत दुनिया भर में 7वें नंबर पर मौजूद है। मतलब समय के हिसाब से हाड़तोड़ मेहनत करने के मामले में भारत के कामगार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मगर असली सवाल यह है कि जिन देशों के कामगार बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उन देशों की हालात क्या है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। हफ्ते भर में सबसे ज्यादा घंटे काम करने की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर गाम्बिया मौजूद है। यहां के कामगार हफ्ते भर में तकरीबन 50 घंटे काम करते हैं। तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर भूटान, लेसोथो और कांगो जैसे देश मौजूद हैं। यहां के कामगार भी हफ्ते भर में तकरीबन 50 से लेकर के 49 घंटे काम करते हैं। यह सारे वैसे देश हैं जहां पर काम का घंटा तो ज्यादा है, मगर जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हालात में है। प्रति व्यक्ति आमदनी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, गरीबी बहुत ज्यादा है। जिस गाम्बिया में हफ्ते भर में लोग 50 घंटे काम करते हैं और काम करने के घंटे के मामले में जिसकी रैंकिंग दूसरी है, उस गाम्बिया की प्रति व्यक्ति आमदनी की रैंकिंग दुनिया भर में 172वीं है। वही हाल भारत का है। भारत की रैंकिंग घंटे के हिसाब से हफ्ते भर में काम करने के मामले में 7वीं है, मगर प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में भारत 142वें पायदान पर मौजूद है। मतलब भारतीय जमकर काम करते हैं, हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, मगर आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि उन्हें अपने काम का वाजिब दाम नहीं मिलता है। साथ में इन आंकड़ों का एक बड़ा निष्कर्ष यह भी है कि काम के घंटे बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि और तरक्की के बीच ढंग का रिश्ता बनता हुआ नहीं दिखता है। इन आंकड़ों को सुनने के बाद कोई इन्हीं आंकड़ों के सोर्स को देखकर यह कह सकता है कि हफ्ते भर में काम करने के घंटे के मामले में यूनाइटेड अरब अमीरात की रैंकिंग पहली है। यानी यूएई के कामगार हफ्ते भर में तकरीबन 52 घंटा काम करते हैं। यह एक ठीक ठाक आर्थिक हालात वाला देश है। इस देश का नाम आपने क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब जानकार देते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात में तकरीबन 30% कामगार भारतीय हैं। जानकार कहते हैं कि जिन देशों में भारतीय और चीनी वर्कफोर्स की अच्छी खासी फौज बसती है, वहां काम के घंटे स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में भी काम के घंटों की बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह वहां पर भारतीय मजदूरों की अच्छी खासी मौजूदगी है, और तरक्की इसलिए है क्योंकि वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। जो देश आर्थिक तरक्की के मामले में और प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे ऊपर पायदान पर खड़े हैं, उनमें से किसी भी देश के कामगार हफ्ते भर में 35 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं। प्रोडक्टिविटी के मामले में नॉर्वे की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यहां का एक कामगार एक हफ्ते में महज 33 घंटे काम करता है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है और यहां का एक कामगार एक हफ्ते में 29 घंटे से लेकर के 35 घंटे के बीच में ही काम करता है। मतलब जिन देशों की तरक्की ठीक ठाक है, उन देशों के लोग नारायण मूर्ति के मुताबिक 70 घंटा काम नहीं करते हैं, बल्कि हफ्ते भर में 70 घंटे से आधा, महज 35 घंटे से भी कम काम करते हैं। नारायण मूर्ति ने अपने इंटरव्यू में एक और बात कही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान जैसे देश ने काम करने के घंटे को बढ़ाया, इसीलिए तरक्की कर पाए। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो यह बात भी गलत साबित होती है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के आंकड़े बताते हैं कि 1951 के बाद जर्मनी में काम करने के घंटों में कमी की गई थी। जापान के बारे में भी नारायण मूर्ति का बयान गलत है। वहां भी हर 10 साल के बाद काम करने के घंटे से जुड़ी नीति बदलाव लेती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि काम करने के घंटे और आर्थिक तरक्की के बीच कोई भी ऐसा रिश्ता स्थापित होते हुए नहीं दिखता है कि काम के घंटे बढ़ने की वजह से आर्थिक तरक्की बढ़ जाएगी। असल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नारायण मूर्ति उसी सोच में घिरे हुए हैं जो सोच यह सोचती है कि अमीर इसलिए अमीर हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वह बहुत आलसी होते हैं, वह बहुत कम मेहनत करते हैं। नारायण मूर्ति जैसे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह समाज में मौजूद असमानता को नहीं देख पाते हैं, या अगर देखते भी हैं तो इस पर बोलने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। समाज की संरचनात्मक कमियों पर सवालिया निशान नहीं लगा पाते हैं। सारी दिक्कत यहीं पर है जिस पर ज्यादातर लोग नहीं बोलना चाहते हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हाड़तोड़ मेहनत करता है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, गांव के खेत में काम करने वाला, कोई
औरत, यह सब हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, मगर इनकी मजदूरी इतनी कम है कि यह गरीब रहते हैं, इतनी गरीबी में रहते हैं कि अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पाते, ढंग से उनकी परवरिश नहीं कर पाते, उनके बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं हैं, वह भी मजदूर बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। इन संरचनात्मक कमियों को काम के घंटे बढ़ा देने से दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि वैसी आर्थिक नीतियों से दूर किया जाएगा जो सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन मुहैया करवाने की बुनियाद पर टिकी है। उन सवालों से उनकी तरक्की हो पाएगी जो सरकार की आर्थिक नीतियों को और सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस का ही साल 2023 का आंकड़ा बताता है कि उनकी कंपनी के औसत नौजवान फ्रेशर की सालाना आय 3.72 लाख रुपए थी, यानी लाखों की डिग्री लेकर पढ़ने वाले डिग्रीधारी महीने में महज 30 से 35,000 रुपए की सैलरी कमाते हैं। वहीं सीईओ की सैलरी नौजवान फ्रेशर के मुकाबले 2200 गुना ज्यादा है। इस असमानता को दूर करने की जरूरत है, जहां पर भारत के मालिक मालिकाना हक के नाम पर मजदूरों का भयंकर शोषण करते हुए नजर आते हैं। बात अगर काम के घंटों के आधार पर आर्थिक तरक्की पर चली है तो केवल बेरोजगारी के आंकड़ों को ही देख लेते हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर कहा जाए तो 2016-17 में वर्किंग एज पॉपुलेशन की संख्या 96 करोड़ थी। वह 6 साल में यानी 2022-23 में बढ़कर के 112 करोड़ हो गई है। मगर जहां 2016-17 में इस वर्किंग एज पॉपुलेशन के भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या 43% थी, वह अक्टूबर 2022-23 में घट करके 38% पहुंच गई है। कहने का मतलब यह है कि काम करने लायक 15 साल से ज्यादा की आबादी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मगर उसके हिसाब से रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उल्टा यह हुआ है कि रोजगार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गया है। इस आंकड़े को भी अगर तोड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर नौकरियां इतनी दोयम दर्जे की हैं कि वहां पर काम के नाम पर शोषण होता है, जैसे कि असंगठित क्षेत्र की नौकरियां जिनका जिक्र मैंने पहले किया। काम का घंटा बढ़ाने की बजाय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सबको काम करने के लिए ढंग का रोजगार मिले और ढंग की उनकी आमदनी हो। नारायण मूर्ति ने अपने बयान में देश के युवाओं से निवेदन किया है कि वह माने कि यह उनका देश है और वह 70 घंटे काम करेंगे। देश का भाव तब भरता है जब देश का नाम लेने से उसमें साझेपन का एहसास होता है। यह साझेपन का एहसास तब होता है जब यह लगता है कि देश उनके लिए भी सोच रहा है, अपने विचारों में उन्हें भी लेकर चल रहा है। युवाओं की हालत को देखिए, 25 साल से कम उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 42% तक पहुंच गई है। मतलब 25 साल के हर 10 में से 6 नौजवान के पास रोजगार नहीं है। बाकी चलते चलते यह समझिए कि नारायण मूर्ति के बयान के बाद तमाम डॉक्टर और मनोचिकित्सक यही कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करने से इंसान के काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है। वह कई तरह के बीमारियों का शिकार बन जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। 70 घंटे काम करने की वकालत वही करेगा जिसने जीवन का अर्थ नहीं समझा है। जीवन का अर्थ काम करना नहीं है, बल्कि खुश रहना है, आनंद लेना है। काम इसलिए किया जाता है ताकि सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन मुहैया कराने में अपना योगदान दिया जा सके। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो। बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।